आपका जड़त्व तक हो गया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। कितने नियम दिए थे न्यूटन ने? 3 नियम। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, बस यही नियम था। हाँ, यही है न्यूटन्स लॉ। तो कितने नियम दिए थे न्यूटन ने, बताइए? 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में न्यूटन के गति के नियम दिए थे। गति के बारे में बताया था कि गति किस प्रकार से होती है, और इन्होंने ये बताया था कि गति के साथ और कौन सी चीज़ें होती है। तो प्रथम नियम इनका ये था, न्यूटन ने प्रथम नियम में ये बताया कि कल भी हमने इस नियम के बारे में चर्चा की थी, जब जड़त्व की चर्चा की थी, कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। मतलब अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है और ये मूवमेंट नहीं कर रही है, तो ये मूवमेंट नहीं करेगी जब तक हम इस पर अपना बल क्या करें, आरोपित ना करें, है ना। अगर हम अपना बल लगाकर इसको ऐसे उठा के यहाँ पे रख दें, मतलब हमने अपना फोर्स लगाया और फोर्स लगा के क्या किया, इस वस्तु पे मूवमेंट कर दिया। तो गति क्या है? गति तब तक किसी वस्तु पे नहीं होगी, या किसी गतिमान वस्तु की गति तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, यदि कोई वस्तु कह सकते हैं विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो गति का पहला नियम ये है कि कोई भी वस्तु गतिमान तभी हो सकती है जब तक उस पर क्या करेंगे, बल ना लगाएं, है ना। तो गतिमान करने के लिए हम क्या करेंगे, बल लगाना पड़ेगा, और कोई वस्तु गतिमान है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, बल लगाएंगे। और इसी से हमें जड़त्व का नियम भी मिलता है। जड़त्व का नियम क्या था? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, तो उस वस्तु से भी कोई ना कोई फोर्स आपकी तरफ लगेगा। जैसे हमने कल बताया था, समझ लीजिए पानी से भरा बॉटल ले लीजिए, समझिएगा, आप पानी से भरा बॉटल ले लीजिए और फोर्स करके आप उसको अपना फोर्स, हाथ से अपना फोर्स लगाएंगे बॉटल के ऊपर, तो बॉटल क्या करेगा, विरोध करेगा, विरोध करेगा, क्योंकि उसे अपनी वस्तु पे क्या करना है, परिवर्तन नहीं करना है। बस वो विरोध क्या होता है, उसका जो फोर्स होता है हमारे फोर्स से क्या होता है, कम होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, है ना। लेकिन उसके अणु क्या करते हैं, हमारे बल का विरोध करते हैं। हम उसकी स्थिति में परिवर्तन ना करें, इसलिए उसका क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं, और यही विरोध का गुण वस्तु का क्या कहलाता है, जड़त्व। तो हमारे इस नियम से, हमारे न्यूटन के प्रथम नियम से ये मिलता है, हमें जड़त्व की परिभाषा भी यहाँ से मिल जाती है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक उस पर हम बाह्य बल ना लगाएं, यदि कोई वस्तु विराम है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, बल लगाकर उसकी स्थिति में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, और इस प्रकार का परिवर्तन ही क्या है, हमारा जड़त्व होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो याद रखेंगे किसकी मिलती है, जड़त्व की मिलती है। और जड़त्व के साथ साथ इसमें से बल की परिभाषा भी मिलती है। याद रखेंगे, यहाँ पे बल का परिभाषा भी मिल रहा है। आप बल लगाकर किसी वस्तु में क्या कर रहे हैं, स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, तो याद रखेंगे प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है हमें, जड़त्व की और बल की। द्वितीय नियम क्या है गति का, बताइए? किसी भी वस्तु में उत्पन्न संवेग की जो दर होती है, जो हम फोर्स लगाते हैं, उसकी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। अब ये संवेग क्या है, संवेग को समझिएगा, क्योंकि संवेग समझना जरूरी है, तब तो संवेग में ये समझेंगे कि संवेग क्या है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग में होने वाले जो परिवर्तन की दर होती है, हम जो फोर्स लगाते हैं उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती। आप जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उसके द्रव्यमान और वेग में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, परिवर्तन होगा। आ गया समझ में? फिर से सुनिएगा, द्वितीय नियम ये है, इसका डायरेक्टली नियम ये कहते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन की जो दर होती है, लगाए गए बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब ये है कि जो काम इधर हो रहा
इधर इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु का मान बढ़ रहा है तो उधर वाली वस्तु का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, मान लीजिए कि यहाँ पे बल लिखा है हमने और इधर साइड लिख दिया वेग, हमने कहा कि जो बल है वेग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम बल की मात्रा बढ़ाएंगे तो वेग की मात्रा अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि यदि बल की मात्रा इधर बढ़ रही है तो वेग की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। यदि वेग की मात्रा यदि हम बल की मात्रा कम कर दें तो वेग की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समानुपाती का मतलब समझ गए। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम यह कहता है न्यूटन का कि यदि किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है उसकी जो दर होती है हमारे द्वारा लगाए गए बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। याद रखेंगे, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। और संवेग बराबर क्या होती है, द्रव्यमान गुणे वेग। मतलब किसमें बल के द्वारा किसमें परिवर्तन किया जा रहा है, द्रव्यमान और वेग में। जिसमें जितना ज्यादा बल होगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेग होगा। आगे समझ में, जितना ज्यादा बल होगा क्या होगा उसके वो वेग उसमें उतना ज्यादा अधिक। अगर आप किसी वस्तु को ज्यादा फोर्स लगाकर धक्का देंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगी। होता है ऐसा, अगर किसी बॉल रखी है और आपको मान लो कि किसी ने बहुत तेजी से उस पर पुश किया है, बहुत तेजी से बल लगाकर उसे धक्का दिया है तो ज्यादा दूर तक जाएगी, है ना। जिसने कम फोर्स लगाया है उसकी कम दूर तक जाएगी। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो हम बल लगाते हैं वो हमारे संवेग के परिवर्तन के दर के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती। मतलब अगर हम ज्यादा बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन उतना ज्यादा होगा, हम कम बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन का जो क्या होगा, मान कम होगा। ठीक है। अब इससे क्या मिलता है, द्वितीय नियम से याद रखेंगे बल का समीकरण मिलता है। क्या मिलता है, बल का समीकरण क्या होता है, m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ए क्या है, एक्सेलरेशन या फिर त्वरण। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर या फिर कह सकते हैं वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, त्वरण। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो बल है वो द्रव्यमान, देखो सेम वही चीज लिखिए, बस यहाँ पे भी की जगह क्या लिखा हुआ है, ए लिखा है, क्योंकि इस बार वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण। तो हम भी की जगह क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे ए लिख रहे हैं। तो याद रखेंगे कि बल का समीकरण किससे मिलता है, हमें गति के द्वितीय नियम से। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पर यदि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। और इसे हमें F बराबर m इंटू ए का नियम मिलता है, जो कि हमारा बल का समीकरण कहलाता है। जब हम आपको फोर्स पढ़ाएंगे तब इसमें डिटेल से इसको बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, अभी समझ गए। ए क्या है यहाँ पे, त्वरण, और m क्या है, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और F क्या है, फोर्स, बल। क्लियर हो गया। तृतीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है, अब समझिएगा। तृतीय नियम ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है, इसमें ये बताया गया है, न्यूटन ने ये बताया है कि यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो सेम उतने के ही बराबर क्या लगती है, उधर से भी फोर्स लगता है ना। जैसे हमने जड़त्व में बताया था कि कोई भी वस्तु अपने परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, तो बल आपके बराबर तो नहीं लगा पाती। जड़त्व में हमने ये नहीं बताया था कि वो आपके बराबर बल लगाएगी, लेकिन इन्होंने ये बताया, न्यूटन ने ये बताया कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, मतलब क्रिया करते हैं, अगर बल लगाकर कोई क्रिया करते हैं तो जस्ट उसकी विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया। मतलब आप कोई अगर एक्शन करते हैं तो उसके वस्तु से क्या मिलता है आपको, रिएक्शन, है ना। क्रिया के प्रतिक्रिया नियम किसे कहते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम को कहते हैं। क्रिया के प्रतिक्रिया का नियम किसे कहते हैं, तृतीय नियम को कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर जैसे ही गोली बाहर निकलती है आपको पीछे की ओर झटका लगता है। अब कभी चलाई नहीं तो पता नहीं, चलो हम दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। हाँ, रॉकेट का चलना, चलो रॉकेट भी कभी नहीं चलाया तो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, कुएं से पानी निकालना, ये समझ, कुएं से पानी निकाला है, यदि कुएं से पानी निकालते समय रस्सी टूट जाए तो आप जैसे ही रस्सी टूटेगी तो आप आगे की ओर गिरोगे, पीछे की ओर, ये बताओ। अरे बाल्टी के साथ ही चले जाओगे। मैंने ये नहीं बोला कि कोई पीछे से आपको
आपको धक्का मार दे तो आप चले जाओ। मैंने ये बोला है रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, रस्सी टूटेगी, बाल्टी आगे की ओर। भाई जब क्रिया किधर हो रही, इधर, तो आपको पुश करने के लिए बल इधर मिलेगा, मतलब क्रिया के प्रति क्या होगी, प्रतिक्रिया। तो आप क्या होंगे, पीछे। अचानक से आज पानी भर के मत देखना, रहने तो गिर जाओगे, है ना। अब ये मतलब कह सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए सब कोई नाव में बैठे होंगे। जब आप नाव से किनारे की ओर आते हैं तो क्या करते हैं, पैर को पीछे की ओर दबाते हैं, फिर आगे की ओर कूदते हैं, करते हैं कुछ ऐसा क्या। कभी नाव में चढ़ाए होगा तो जान जाओगे कि जब आप आगे की ओर आते हैं, नाव से बाहर की ओर आते हैं, या फिर नाव में जब बैठते हैं, शायद ऐसा समझ लो, तो आप क्या करते हैं, आपका बल पीछे की ओर लगता है। जब आप आगे की ओर कूदते हैं तो पीछे की ओर बल लगता है। तो आप जैसे ही कूदते हो आगे की ओर, आपकी नाव थोड़ा सा क्या होती है, पीछे खिंच जाती है। ट्राई कर लेना, ये वाला ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो जब आप आगे की ओर कूदते हैं तो आपकी उधर से ही भी क्या लगता है, बल लगता है, और हमारी नाव क्या होती है, पीछे की ओर खिसक जाती है। तो क्रिया के प्रति क्या हो रही है, प्रतिक्रिया। इसे हम कौन सा नियम कहते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, रॉकेट नहीं उड़ाया, रॉकेट वाला एग्जाम्पल खत्म कर दो, होता है लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, आपने रस्सी में मान लो कुएं से पानी नहीं भरा, वो भी छोड़ दो, कुआं नहीं देखा। आप एक बात एग्जाम्पल तो इससे याद रख सकते हैं कि नाव से जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर की ओर कूदते हैं, तो जैसे ही हम बाहर की ओर आते हैं तो हमारी नाव क्या होती है, थोड़ी सी पीछे की ओर हट जाती है। तो यही क्या है, जब आपने आगे क्रिया की तो पीछे की ओर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, जब कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल न लगाए। पेपर में क्या आता है, पेपर में परिभाषा नहीं आती, पेपर में नियम नहीं आता, लेकिन किससे क्या मिलता है ये जरूर आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जड़त्व का नियम और बल का नियम कहाँ से मिलता है, न्यूटन के प्रथम नियम से। बल का समीकरण कहाँ से मिलता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे कहते हैं, तृतीय नियम को। क्लियर हो गया सबको। चलिए लिखिए इसके बारे में, न्यूटन के गति का नियम डालिए। हाँ, इसके एग्जाम्पल जरूर आते हैं पेपर में, क्रिया प्रतिक्रिया के एग्जाम्पल आते हैं पेपर में। तीनों नियम की कैसे हो गया, तीनों नियम में क्या हो जाएगा, इसमें तो ये आ जाएगा कि मान लो किसी को आपने, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो बताइए, अगर आप कोई बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु क्या होगी, वस्तु स्थिर ही रहेगी, क्योंकि हमें बल लगाएंगे तभी तो परिवर्तन होगा। इसमें एग्जाम्पल नहीं बन सकता, इसमें इजी है ना, क्योंकि सबको इसको कर सकते हैं, नियम सबको याद रहते हैं, बहुत इजी नियम है इसलिए सबको याद रहते हैं। चलिए लिखिए न्यूटन के गति नियम डाल के। न्यूटन ने सन 1686 में, न्यूटन ने सन 1686 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, इनकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखेंगे। अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में न्यूटन ने अपनी पुस्तक सन 1686 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम का प्रतिपादन किया है। गति के नियम का प्रतिपादन किया है, मतलब गति का नियम दिया है। अब लिखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम लिखिए। यदि कोई वस्तु, प्रथम नियम लिखिए सबको, यदि कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर को रेस्ट पोजीशन कह सकते हैं, स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, तथा यदि कोई वस्तु गतिशील है, मूविंग पोजीशन, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए। ये
न्यूटन का है प्रथम नियम, और इसके बारे में हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब लिखिए स्टार पॉइंट बना के, न्यूटन के प्रथम नियम से न्यूटन के प्रथम नियम से न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम, न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम, इनर्शियल लॉ, तथा बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, अब लिखिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। देखिए किसी वस्तु के संवेग में, किसी वस्तु के संवेग को मोमेंटम कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित मतलब लगाए गए बल, उस पर आरोपित बल के क्या होगी? इक्वल नहीं बोल सकते उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अनुक्रमानुपाती होती है। उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तथा आगे लिखिए, तथा संवेग में परिवर्तन, तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है, संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में, संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में क्या करेंगे? बल लगाया जाता है। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ पे समझिएगा, ये बोलने का क्या मतलब है कि संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई सतह पर वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है और आपने अपना फोर्स लगाया इधर से, तो वस्तु किधर की ओर जाएगी? अपना बल आप इधर लगा रहे हैं तो ध्यान से समझिए, अगर आप इस वस्तु पर अपना फोर्स इधर की ओर लगा रहे हैं तो वस्तु क्या इधर आएगी? नहीं ना, वस्तु किधर जाएगी? जिस दिशा पे क्या लग रहा है? बल लग रहा है। संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब है द्रव्यमान और वेग में होने वाला परिवर्तन। तो बल लगाने पर वेग में परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा पे आप क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। ये कहने का मतलब था न्यूटन का, है ना, ये हमारा नियम नहीं है, ये न्यूटन का नियम है। न्यूटन ने ये कहा कि जिस दिशा पे आप बल लगाएंगे उसी दिशा पे संवेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे कि संवेग में परिवर्तन उसी दिशा पे होता है जिस दिशा पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब एक स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का समीकरण F बराबर m इंटू ए, बल का समीकरण F बराबर m इंटू ए प्राप्त होता है, m इंटू ए प्राप्त होता है। ए क्या है यहाँ पे? त्वरण, ठीक है, और m क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान, ठीक है। चलो अब लिखो तृतीय नियम, गति, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। देखिए तृतीय नियम पे इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम को
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, अर्थात प्रत्येक वस्तु, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, आगे लिखे, अर्थात प्रत्येक वस्तु क्रिया के बराबर, अर्थात प्रत्येक वस्तु क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया करती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु क्रिया के बराबर क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। मतलब आप उसके साथ जो क्रिया करेंगे सेम उसके अपोजिट आपको क्या मिलेगी? प्रतिक्रिया। जैसे आप लोग भी, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, अगर अच्छी बढ़िया गुस्सा चढ़ी हो, एक झापड़ मार दे तो पलट के हम प्रतिक्रिया जरूर देते हैं, होता है ना? तो यहीं पे समझ लेना कि यही क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना? अब ना दो अलग मैटर है, देना नहीं चाहिए वैसे, अच्छा देना चाहिए। चल एग्जाम्पल लिखिए। पहला नंबर एग्जाम्पल, कुएं से जल खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए, कुएं से जल खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए तो मनुष्य पीछे की ओर गिर जाता है। कुएं से जल खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए तो मनुष्य पीछे की ओर गिर जाता है। ये मत लिख दीजिएगा कि कुएं में गिर जाता है, ठीक है? पीछे की ओर गिरता है, कुएं की साइड नहीं, पीछे की ओर गिर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, नाव से व्यक्ति का कूदना, यहाँ पे हमने आपको समझा दिया है इसलिए इसको पूरा डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है? नाव से व्यक्ति का कूदना। और क्या एग्जाम्पल था? हाँ, रॉकेट की गति, लिख लीजिए, रॉकेट की गति। तीसरा एग्जाम्पल, रॉकेट की गति। और कोई एग्जाम्पल? हाँ, बंदूक की, हाँ लिखिएगा एग्जाम्पल इसमें, बंदूक से गोली निकलने पर हाथ में झटका लगना, पीछे की ओर झटका लगना, हाथ में पीछे की ओर झटका लगना। बंदूक से गोली निकलने पर हाथ में पीछे की ओर झटका लगना। मतलब ये नियम थर्ड था, अगर इसको नियम पहले में, अरे पहले में कैसे नियम डाल देंगे? थर्ड नियम मतलब थर्ड नियम, ये क्या है? अब पेपर में ये आ जाए कि बताइए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे कहेंगे, तो फिर आप क्या लिखेंगे? प्रथम नियम में आप डाल देंगे, क्रिया प्रतिक्रिया को उठा के प्रथम नियम में डाल दीजिए, तो फिर आप प्रथम नियम टिक करके आएंगी ना। कैसे ऊपर नीचे डाल दें? न्यूटन के नियम को चेंज कर देंगे आप? न्यूटन के नियम को चेंज तो हम भी नहीं कर सकते ना, जो उन्होंने बताया वही तो पढ़ा रहे हैं आपको, आ रहा है समझ में ना? तो चेंज नहीं कर सकते कि आप क्रिया प्रतिक्रिया को उठा के प्रथम में डाल दो, प्रथम वाले को तृतीय में डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? अरे बड़ा चालाक माइंड है भाई ये कैसा माइंड है? चलिए अब डालिए संवेग, आवेग, द्रव्यमान और भार के बारे में बता देते हैं और यहाँ पे आपका गति कर देते हैं खत्म। हाँ वही डिफिनेशन लिखाने वाले हैं, संवेग, आवेग, द्रव्यमान, भार, उसकी डिफिनेशन लिखनी है। मतलब आप हेडिंग कर लीजिए सम डिफिनेशंस, ठीक है? प्रमुख परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं, जैसे संवेग क्या है, पेपर में आता है, संवेग क्या है, आवेग क्या है, इम्पल्स कहते हैं आवेग को। फिर आपका पूछ लेता है द्रव्यमान क्या है, फिर पूछ लेता है भार क्या है। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, भार को क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है चलिए बताइए आप लोग। द्रव्यमान और भार में परिवर्तन क्या है? रुकना पड़ना। मैं बताऊंगी, कौन बताएंगे? क्या नाम है आपका? हाँ पूजा। बताइए पूजा, द्रव्यमान क्या है और भार क्या है, दोनों में अंतर क्या है, बस ये बता दीजिए। याद नहीं है कि पता नहीं है? दोनों में डिफरेंस है ना? हाँ,
क्या नाम है आपका? हाँ, सचिन। बताइए सचिन, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है? द्रव्यमान लिक्विड। क्या हम लोगों में जो द्रव्यमान है, हम लोगों का क्या है? हम लोगों का जो वजन निकालते हैं वो क्या है? वेट होता है कि मास होता है? वो वेट होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? जो लिक्विड में होता है वो मास होता है। सही है क्या? कोई डिफरेंस बता दीजिए इन दोनों में, अंतर कैसे करें हम? कैसे? बैठ जाइए, बताइए वरना क्या होगा? भार में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है और द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव पड़ता है। मतलब जितना वेट हमारा यहाँ द्रव्यमान यहाँ पे है उतना चंद्रमा में मास है। हाँ, लेकिन भार अलग अलग होता है। भार अलग अलग होता है। आप बताइए क्या होगा द्रव्यमान? देखिए, द्रव्यमान क्या होता है और भार, पहले भार को बताते हैं। किसी भी, क्योंकि हम लोग पृथ्वी में रह रहे हैं और पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। तो किसी भी ग्रह का अपना खुद का एक बल होता है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यदि किसी पृथ्वी या किसी ग्रह से किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति पर जो फोर्स लगता है, ठीक है, किसी भी, या फिर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से लगने वाले किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो उसका क्या होता है? भार होता है। किसी वस्तु पे लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बल नहीं, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उसका क्या होता है? भार होता है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान बताओ। भार को तो समझ में आ गया है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान क्या हो? इसको परिभाषित करो, द्रव्यमान को परिभाषित। क्या हम लोगों में द्रव्यमान नहीं है? जो वस्तु स्थान घेरती है वो द्रव्यमान कहलाएगी। हाँ, सुनिए, किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। हम लोगों में पानी है, हम लोगों में मांस है, हम लोगों में हड्डियां हैं, हम लोगों में ऑक्सीजन है, हम लोगों में कैल्शियम है, आयरन है, सब कुछ है। तो ये क्या है? हम लोगों के शरीर के अंदर का पदार्थ है। ये हम लोगों के शरीर के अंदर का क्या है? पदार्थ है। और जो जितनी पदार्थ की मात्रा होती है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान। और पृथ्वी द्वारा लगने वाले किसी वस्तु पर जो बल होता है वो क्या कहलाता है? भार। अब पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि द्रव्यमान कैसी राशि है और भार कैसी राशि है? भार सदिश राशि। कैसे हो गया सदिश? अब ये समझिएगा, भार सदिश कैसे हो गई? हमने अभी अभी बोला कि भार क्या है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे ही बल आता है हम जान जाते हैं कि यदि किसी भी, मतलब किसी भी परिभाषा में यदि बल का प्रयोग हुआ है, मतलब क्या, बल अगर हमने वर्ड यूज किया है और बल कैसी राशि है? सदिश राशि। वो राशि, वैसे भी वो शब्द क्या बन जाता है? एक प्रकार से सदिश, क्योंकि यहाँ पे किसका उपयोग हो रहा है? यहाँ पे बल शब्द का प्रयोग हो रहा है। बल एक सदिश राशि है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भार भी क्या है? हमारी सदिश राशि, क्योंकि बल लग रहा है और बल हमेशा सदिश होता है, इसलिए भार को हम कहते हैं कि भार कैसी राशि है? वेक्टर होती है। द्रव्यमान में कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको कैसा मानते हैं? अदिश राशि मानते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा, पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। ये एक अदिश राशि है। और भार किसी भी वस्तु में पृथ्वी के द्वारा लगने वाला जितना गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उसका क्या कहलाता है? भार कहलाता है। हम लोग जो वेट करते हैं तो उसमें तो वेट दिखाई देता है, तो क्या ये दिखाई नहीं देता? ये दिखाई नहीं देता? आप सोच के बताओ, आपको क्या दिखता है? आपको वेट दिखता है या फिर ये दिखता है? वेट दिखता है। मतलब आपको कितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है ये दिखता है। आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि आप जब वेट करते हैं, हम तो वेट बोल रहे हैं ना, आप लोग जब वेट करते हैं तो हम तो खुद ऑलरेडी वेट बोल रहे हैं, मतलब हम लोग वेट करते हैं, तो आपको उसमें क्या दिखता है? उस मेजरमेंट में आपको क्या दिखता है? द्रव्यमान दिखता है आपको कि भार दिखता है? नापा जाता है, लेकिन जो दिखता है वो द्रव्यमान होता है ना। हम लोग जो देखते हैं ना, वो हम लोगों के अंदर शरीर में उपस्थित क्या होती है? पदार्थ की मात्रा।
है ना। टोटल हमने पदार्थ हमारे शरीर में कितना ज़्यादा कौन सी चीज़ अधिक हो रही है। अब तो इस प्रकार का भी आने लगा है ना कि सब कुछ दिखता है, इतनी कैलोरी, इतना प्रोटीन, इतना ये आपके बॉडी में है, ये सब कुछ भी पता चल जाता है। तो वो पदार्थ की मात्रा हम देखते हैं कि हमारे शरीर में पदार्थ की मात्रा कितनी तेज़ी से बढ़ रही है ना। तो वो जो दिखता है वो द्रव्यमान दिखता है ना। आप भार का पता नहीं कर सकते, आप कितने, आपके पृथ्वी द्वारा कितना आप पे फोर्स लगता है, ये आपको नहीं पता चलता, लेकिन हम बोलते हैं कि अपना क्या करते हैं, वेट करते हैं। लेकिन हम वास्तव में देखते क्या है, अपना द्रव्यमान देखते हैं, मास देखते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है वही तो दिखाई दे रहा है ना कि 68 किलो हुए, तो हुए कैसे? क्या पृथ्वी का भार लगा है इधर, बल पृथ्वी का थोड़ी ना दिख रहा है उधर कि 68 किलो पे वजन, वो नहीं दिखता। हमेशा क्या दिखता है, उपस्थित पदार्थ की मात्रा का, ठीक है, वो दिखता है, मतलब द्रव्यमान। संवेग क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग ही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। बस यही है संवेग। बताइए, यही होगा ना। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को m से प्रदर्शित करते हैं और m बराबर होता है, नहीं, सो p से प्रदर्शित करते हैं और m क्या होता है, p बराबर m इंटू p, द्रव्यमान गुणे वेग। और संवेग कैसी राशि है, वेग आ गया मतलब सदिश राशि है। ये हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए समझ जाइए कि अगर कोई भी सदिश राशि आती है तो वो जो परिभाषा होगी हमेशा वो क्या बन जाएगी, शब्द क्या बन जाता है, सदिश। आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, बल गुणे समय। कैसे बोल देंगे बल गुणे समय को, हम आवेग कहेंगे, कैसे बोल देंगे? किसी वस्तु के बल नहीं, किसी वस्तु में इकाई समय में लगने वाले बल का जो समय के साथ गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, आवेग। किसी इकाई समय में ही बल लगा होगा और उन दोनों का समय और बल का दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, आवेग। आवेग कैसी राशि होगी, सोच के बताना, आवेग कैसी राशि होगी, सदिश राशि, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब तो सदिश पहचानने लग गए हैं, है ना। तो याद रखेंगे, संवेग किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। आवेग किसी भी वस्तु पे लगने, इकाई समय में लगने वाले बल और बल का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग बल गुणे समय, मतलब इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन गुणे सेकंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, समय का मात्रक सेकेंड, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड। और ये भी कैसी राशि है, सदिश। द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, किलोग्राम, ये सबको पहले से पता है। भार क्या है, किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वही उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। भार में बल लग रहा है इसलिए ये कैसी राशि हो गई, सदिश। भार का मात्रा क्या होगा ये बताओ, न्यूटन होगा, बस न्यूटन बस होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना। चलो लिखिए, क्योंकि द्रव्यमान पर भी लगता है वो और बल लग रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर। चलिए आ गया समझ में, नहीं आया समझ में, अभी रहने दो, अभी मत समझो, ठीक है, अभी लिखो, समझ में आ जाएगा। लिखो संवेग डाल के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फिजिक्स में समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये तो बायो है नहीं कि हम उसका चीर-फाड़ करके आपको समझा सके, है ना। ये है फिजिक्स, जो परिभाषा लिखी है हम उस पर कोई चीर-फाड़ नहीं कर सकते। चीर-फाड़ का मतलब हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। वही दे दो, हाँ वही दे दो, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। इसलिए जो लिखा है बस उसे हम क्या कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के वाइज समझा सकते हैं, आपको एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन हम इस नियम पे परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने कहा कि हम तृतीय को प्रथम पे, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना।
ऐसा हम बिल्कुल, इसलिए हम इस पे कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, बस आपको इसको समझा सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार और समझ आ जाएगा, समझा देंगे। लिखो संवेग डाल के। क्या है, पहली बार है, स्पेशली जिनका साइंस सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो कुछ अंदर जाता होगा और कुछ ऊपर चला जाता होगा, ये हम समझ सकते हैं। चलो, ये नियम है। हाँ ये नियम मैंने नहीं बताया भाई, न्यूटन ने बताया था। चलो लिखो, लिखिए किसी वस्तु के, संवेग पे लिखना है, किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। अब रोज तो बताते हैं, क्या होगा राशि मतलब? मात्रक अलग होता है, क्वांटिटी अमाउंट क्या होता है? अमाउंट थोड़ी ना होगा, अमाउंट बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। राशि मतलब अमाउंट ही होती है। अच्छा, आप ढूंढ लो अपने मस्तिष्क में, अमाउंट को ही राशि कहेंगे क्या? एक वो राशि आप अपने कॉमर्स के अमाउंट यहाँ पे नहीं लगा सकते ना, वो वाली राशि, हम इतने रुपए राशि दे रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। चलो लिखो, पहले ढूंढो आप अपने माइंड पे, राशि आपको मिल जाएगा, आप खुद जानते हैं इसका मतलब। चलिए लिखिए, P बराबर M इंटू भी, P बराबर M इंटू भी, P बराबर M इंटू भी। लिखेंगे इसका मात्रा, संवेग पे लिखना है, इसका मात्रा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। विमीय सूत्र क्या होगा इसका? MLT माइनस 1। चलिए लिखिए आवेग, आवेग लिखिए, इंपल्स पे लिखिए, बल तथा समय अंतराल का गुणनफल, बल तथा समय अंतराल का गुणनफल, समय अंतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल तथा समय अंतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, इसका मात्रक न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, इसका मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। और विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र आता है पेपर में, हम तो सिखाए भी हैं क्लास में, अब आप आए थे क्या? MLT माइनस 1। चलिए आप लिखिए द्रव्यमान। तो क्या जरूरी यही है कि दो का एक साथ हो सके? आज जब नहीं आएंगे विमीय सूत्र की क्लास में तो कैसे मालूम चलेगा? हम रोज रोज विमीय सूत्र थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं। चलिए लिखिए द्रव्यमान, किसी वस्तु में, द्रव्यमान पे लिखिए, मास पे, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रा किलोग्राम होता है, इसका मात्रा किलोग्राम होता है, इसका मात्रा किलोग्राम होता है,
अब लिखिए भार, वेट। लिखिए किसी वस्तु पर पृथ्वी के कारण, भार पे लिखिए किसी वस्तु पर पृथ्वी के कारण, किसी वस्तु पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, किसी वस्तु पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है, उस वस्तु का भार कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मात्रक और ये कैसी राशि है और ये क्या होता है, ये तीनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में यही है, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा पूछता है संवेग कैसी राशि है, आवेग कैसी राशि है, द्रव्यमान कैसी राशि है। मात्रक पूछ लेता है, बल का मात्रक क्या होता है, आवेग का मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक। जब तक आपको परिभाषा नहीं याद होगी तब तक आपको मात्रक भी याद नहीं होंगे। कितना आप रट्टा मारेंगे, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। सदिश में जिसमें दिशा समझ में आए, दिशा समझ में आए वो सदिश राशि, जिसमें दिशा की कोई जरूरत ना हो अदिश राशि। बल हमेशा एक दिशा पे लगता है। जैसे हम अगर इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स हमारे को बोलना पड़ेगा ना कि हम इस दिशा पे फोर्स लगा रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल के हमने बल लगाया, किधर लगाया, क्वेश्चन उठ के आएगा ना कि किधर बल लगाया। तो हम क्या देख रहे हैं, ऐसी कोई राशि जिसमें हमें दिशा की जरूरत पड़ रही है बताने के लिए, वो कैसी राशि होगी, सदिश। और जिसमें जैसे कार्य हमने किया तो ये नहीं पूछा, आपने बताया कार्य किया, बस किसी ने देख लिया कि आपने कार्य किया है तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं किस दिशा पे कार्य किया, ये कोई नहीं पूछेगा। तो कार्य कैसी राशि हो गई, आ गया सबको समझ में। अब इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में।